स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षावास के यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल है और ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। इस पे आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जो है पीडीएफ्स हैं हमारी वो आपको मिल जाएंगी। ये हम लोगों का यूपीपीएससी जो अभी आ रहा है, पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हमारा सिलेक्शन इनहांसमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। आप सब लोग इसी को ज्वाइन करिए और इसमें आपको जो है 50 दिन में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी एमसीक्यूज के थ्रू। 4 से 5 क्लासेस जो होती है पर डे के हिसाब से हमारी चल रही हैं और सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स वगैरह सारे कोर सब्जेक्ट्स जितने हैं उनको सी सैट वगैरह सारी चीज़ें होंगी और हमारे जो मेंटर्स हैं आपसे खुद कनेक्ट करके सारी चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, बताएंगे, जो जो क्वेरीज होंगी वो भी सब सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए और हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, उनको भी आप देखिए सुबह से लेकर रात तक सब लाइव क्लासेस रहती हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, तो उनके साथ आप पूरा इसको जोड़ सकते हैं। आज हम लोग क्या बात करते हैं, आज सबसे पहले क्या हुआ, आज 1 फेब है तो आज हमारा बजट आना था, यूनियन बजट आना है। यूनियन बजट ये जो आपको जैसे पहले भी क्लासेस में मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में अगर आप चाहेंगे तो देख लीजिएगा, इंटीरियम बजट इस बार आना, आंतरिक बजट आया है। ये आंतरिक बजट क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं, ये क्यों आया है इस बार इलेक्शंस हैं। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो उस समय फुल बजट नहीं दिया जाता है, पूरा बजट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आज हम बात करेंगे, अभी हमारे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद कौन सी सरकार चुनी जाती है ये हमें नहीं पता होता है। और अगर हम पूरा बजट दे देंगे साल भर का तो अगली सरकार अगर कोई भी आएगी तो वो कैसे जानेगी कि हमें इसमें क्या करना है। मान लीजिए 2014 में जब इलेक्शंस हुए उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 2014 के इलेक्शन में, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई। अगर कांग्रेस की सरकार पूरा अपना बजट बता देती पहले से ही तो मोदी सरकार को अगर चेंजेस करने होते आगे तो वो कैसे करते, उनके तो और डायरेक्शन हो सकते थे कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे इस हिसाब से बदलाव लाना है, तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है अलग चीज़ अप्रोच बताते हैं। इसीलिए जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो एक इंटीरियम बजट आता है जिसमें वोट ऑन अकाउंट करके जो है थोड़े टाइम तक ले, जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, एक नई सरकार लागू नहीं हो जाती, तब तक के लिए जितना पैसा और खर्चा करने के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें होती है। और तब तक के लिए जो स्कीम्स चल रही है तो इसमें आप कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट या बहुत बड़ी स्कीम्स भी लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगली सरकार उसको स्कीम ना समझ में आई तो एकदम से बंद करना भी तो वो चीज़ें सही नहीं ना, क्योंकि वो चीज़ें लागू होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस बार का भी जो हमारा बजट है वो भी जो है इंटीरियम बजट है, अंतरिम बजट है। ये देखिए यूनियन बजट, इसमें रेलवे का बजट और हमारा जनरल बजट है वो दोनों चीज़ें मिली हुई होती हैं, इसलिए से एक यूनियन बजट कहा जाता है। पहले जो है रेलवे का बजट अलग आता था, अब जो है सब चीज़ें साथ में आती हैं। अब इसका क्या क्या चीज़ें रही हैं, एक हम जनरल व्यू एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद होगा एक एक चीज़ को, जैसे ही इनकी डिटेल्स जो हैं हमारे पास आएंगी तो हम उस हिसाब से इसकी डिटेल क्लास ले लेंगे जिसमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्या है, विकसित भारत। विकसित भारत करना है हमें 2047 तक, 2047 तक हमें विकसित भारत चाहिए। हमने रिकॉर्डेड क्लास में आपको बताया था हमारी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। और ये आप साल देखिए 2047, ये क्या है, 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे आज़ादी को, 1947 में आज़ाद हुए थे, 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो मोदी जी को है कि 100 साल में हमें, 100वें साल में हमें जो है हमें बन जाना है एक विकसित भारत, एक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी में आना है, ना कि एक डेवलपिंग में रहना है। तो इनका विजन बहुत ही अच्छा है, बहुत दूर की सोच रहे हैं कि हाँ इतने साल में हमको ये अचीव करना ही करना है। इसीलिए इन्होंने इस बेसिस पे ही सारी चीज़ें करी हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे डेवलपमेंट और किस तरीके से चीज़ें हों। और मेन फीचर्स इस बार क्या रहे हैं आपके बजट में, सबसे ज़्यादा इन्होंने गरीबों को, महिलाओं को, सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए भी स्कीम्स लाए हैं, गरीबों को, महिलाओं को और हमारे किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एक एक चीज़ देखते हैं क्या है। और नई टेक्नोलॉजी के लिए तो मोदी जी हमेशा तैयार है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको ज़रूर यूज़ करना जाए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इससे बनेगा हमारा डेवलप्ड इंडिया 2047 तक। तो सबके साथ, आपने ये देखा है कि जो मंत्रा है हमारा डेवलपमेंट का, ये मोदी जी का ऐसे बोला गया था, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। हम सब अगर मिल के साथ में काम करेंगे ना तो विकास होगा। और सबका विश्वास भी है इन सब चीज़ों पे, और हमारे मंत्री भी जो हैं सारे वो सब लोग इस पे काम करते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब लोग जो हैं इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, सब लोग मिल के काम करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का विकास 2047 तक तय है। जैसे हम लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब लोग ने मिल के किया,
तो सबको हम लोगों को आज़ादी मिली, उसी तरीके से हम लोग भी एक विकसित भारत बनेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस बजट में मेन पॉइंट्स बोले थे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबके साथ मिलकर सारी चीज़ों को मिला जुला के जो है हमारा जो है विकास किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे फिजिकल, डिजिटल, सोशल, जिस तरीके से हो सब तरीके से विकास होना चाहिए। चाहे वो डिजिटलाइजेशन में आपने देखा होगा मोदी जी सबसे आगे है, खुद भी वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फोटोग्राफ्स वगैरह सब डालते हैं, सब चीज़ें रहती हैं। डिजिटल मनी को भी उन्होंने बहुत प्रमोट किया है, और उन्होंने क्या हम लोगों को जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र के थ्रू कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज होने का, उन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। सोशल डेवलपमेंट वगैरह ये सब चीज़ें पूरा है। अब आप एक एक पॉइंट देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इससे क्या, अब ये सारे टर्म्स हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर एक एक चीज़ों पे कुछ टॉपिक्स पे पूरे डिटेल स्टडी करेंगे धीरे धीरे। डिजिटल इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये हिंदी में भी दे सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या चीज़ रहती है, मतलब सारी चीज़ें डिजिटलाइज होना, सबको जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव होना, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकों में जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ हो गए। गवर्नमेंट को भी अगर हमें पैसा देना है, सब कुछ है, तो वो भी अब जो है डायरेक्ट आपके जो है अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें। उसमें क्या होता है, बीच का कोई आदमी पैसा मार नहीं सकता, डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा पैसा। जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की, सबका पैसा जो है डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा। फिर जीएसटी द्वारा कर आधार का गहनता एवं विस्तार की प्राप्ति हुई। अब ये देखिए, डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस ऑफ वाया जीएसटी, जीएसटी के थ्रू, जीएसटी जैसे आपको पता है कि मोदी सरकार के टाइम पे लॉन्च हुआ गया था, ये पूरा जो जीएसटी के थ्रू ना बाकी सारे कर को मिला के एक कर बना था जो कि जीएसटी, उसको वाइड बेस करना। अभी आप देखेंगे कि जीएसटी से भी हमारा कलेक्शन जो है धीरे धीरे कितना बढ़ गया है, हर साल के मुताबिक हम लोग का जीएसटी का कलेक्शन कितना बढ़ गया है। सेविंग्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, तो हम लोगों के जो फाइनेंशियल सेक्टर हम लोगों ने इतना इंप्रूव किया है, उसकी वजह से सेविंग्स और हमारे जो क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट है उन सब चीज़ों में भी बहुत बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। यही सब है जन केंद्रित हम लोगों के हिसाब से। गिफ्ट आईएफसी, अब गिफ्ट आईएफसी क्या है, ये जो है मोदी सरकार जी के टाइम पे एक स्कीम निकली थी जिसके थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमीज जो है हम लोग जो है वहाँ से भी जो है हम लोग पैसा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ग्लोबल वाले में जैसे हम लोगों का शेयर मार्केट है, हमारा जो शेयर मार्केट था, हम लोग पहले क्या होता था सिर्फ इंडिया में अपने यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब हमारी कंपनीज जो हैं ग्लोबली भी जा सकती हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे हम लोग, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें होंगी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह जो होगी वो सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो मोदी जी ने इसके लिए भी बात करी, फाइनेंस हमारे बजट में आया है कि गिफ्ट आईएफएससी के थ्रू कि हम लोग बाहर भी जो है ग्लोबल कैपिटल भी जो है वो भी हम अपने इकोनॉमी में उससे हम फायदा लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये जो आईएफएससी कोड हम लोग यूज करते हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये जहां पे हम इंटरनेशनली जो है चीज़ों से ट्रेड कर सकेंगे। इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट करेंगे हम लोग अच्छे से, ताकि इन्फ्लेशन हमारे देश में ज़्यादा ना बढ़े। ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकेम पार्टिसिपेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हमने आपको बताया था कि क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह पे हमें सारा चीज़ें बेस होती हैं कि क्या चीज़ें देखी जाती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि हम लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट किया, पर कैपिटा इनकम लोगों की कैसे इंक्रीज़ करनी है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए, ग्राफ देखिए, इंडिया और वर्ल्ड का डॉलर जीडीपी ग्रोथ, ये जो है ये वर्ल्ड का है और ये वाला जो है इंडिया का है। आप देखिए यहाँ पे देखिए 2021 में ये हमारा इंडिया का नीचे गिर गया था वर्ल्ड से। उस समय क्या था 2020-21 के टाइम पे, उस टाइम पे कोविड आया था, कोविड की वजह से ही हो गया नीचे गिर गया, लेकिन आप देखिए ऊपर हो गया है हम लोगों का 2022-23 में पूरा जो है ऊपर जा रहा है। वर्ल्ड में भी जितना इस समय अगर देखें कि अगर रिसेशन का भी टाइम है तो भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो वर्ल्ड का जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा ही है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी, और आगे का भी अनुमान लगाया जाएगा कि हाँ ये अच्छी ही रहेगी, वर्ल्ड का जितना भी रहे उससे हम लोगों को बेटर ही परफॉर्म करना है और हम लोगों को अच्छा जाएगा ही जाएगा। सबसे क्या क्या फोकस एरिया मैंने कहा ना, क्या क्या पॉइंट लिए थे इन्होंने, गरीबों का सबसे ज़्यादा कल्याण किया है, महिलाओं का और हमारे देश के किसानों का, इनके लिए सबसे ज़्यादा इस बार बजट में आया है। तो गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अब इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं,
डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में जैसे इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, उसकी वजह से करीब 2.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो सेव हुए हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट जो भी होता है, जो भी हमें जितने लोग ने भी उसमें रजिस्टर किया होता है, तो गरीबों को हमने पैसा सीधे उनके अकाउंट में चला गया। तो आप देखते भी होंगे कि सबको जो है मोबाइल से लिंक कर दिया गया, आधार कार्ड वगैरह सब लोगों के पूरे लिंक है, बैंक अकाउंट्स वगैरह भी सबके मोबाइल से सब कुछ लिंक है। सारे चीज़ों को आधार कार्ड वगैरह से लिंक करने के की वजह से क्या है कि सबको आराम से सीधा पैसा उनके बैंक में चला जाता है। 25 करोड़ पीपल और आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? एक देखिए, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी वगैरह होता है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ हम एक चीज़ नहीं देखते कि उसका पैसा कम है, उसके पास पैसे के साथ साथ उसको न्यूट्रिशन की भी कमी है, उसके यहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है, और हेल्थ सेक्टर पे और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उन चीज़ों से भी 25 करोड़ लोगों को जो है बाहर निकाला गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भी हमारे यहाँ पे 25 करोड़ लोग जो है बाहर निकले। आप इसमें देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर और उनका प्रोजेक्शन के हिसाब से 2005-06 में हम लोग कहाँ थे और 2022-23 में हम कहाँ हैं, कितना डिक्रीज हुआ है। इसके लिए भी पूरा काम किया गया था ना, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम्स चली गई थी, लोगों को पैसा प्रोवाइड किया गया था। कोविड के टाइम पे भी हमारे सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है और उनको पैसा भी प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, हमारे देश में हमारे क्या किया जाता है, हमारे कल्याण के लिए काम किया जाता है। तभी तो सरकार वाली चीज़ें जो हमने आपको बताया था, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर है हमारा देश, इसलिए हमारे कल्याण के लिए हित में सोचते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से भी 25 करोड़ लोग जो हैं हम बाहर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक फिगर है, 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, जिनको मतलब रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ये आपने पीएमजी की स्वयं निधि के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो है स्कीम मोदी जी द्वारा लाई गई थी, मोदी जी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो आप लोग देखते हैं ना सड़कों पे, जैसे जो लोग जो है बेचते हैं, सामान बेचते हैं छोटा मोटा, जैसे कोई पेन बेच रहा है, कोई लोग ने ठेला लगाया अपना सारी चीज़ें, जैसे किसी ने खाने का ठेला लगा रखा है, किसी ने कुछ कपड़ों का ऐसे ठेला लगाया था, उन लोगों को भी जो है लोन दिया जाता था। उन लोगों के लोन के मतलब ताकि वो लोग भी कुछ थोड़ा और अपना, जैसे कोई भी माल आप डालेंगे अपने यहाँ तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब माल कैसे आएगा, आपको वो सामान लेके आना है, सब कुछ इसके लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास पैसा नहीं होता, सब लोग आपको उधारी में ऐसे नहीं सामान दे देंगे कि जब आपका बिक जाएगा प्रॉफिट मिल जाए तो फिर हमको पैसा दे दीजिए। तो इस स्कीम से 10,000 रुपए तक मैक्सिमम दिया जाता था, जो कि साल भर के लिए दिया जाता था, और इसमें इंटरेस्ट जो लगता था बहुत ही मामूली सा 7% के हिसाब से लगता था, और उसमें भी अगर आप टाइम से वापस कर दें तो 1200 रुपए कैशबैक भी मिलता था। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसमें बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। 78 लाख लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो बहुत अच्छी स्कीम ये लाई गई थी, जिसके थ्रू हम लोगों, इसी के थ्रू जो है लोगों को थोड़ा सा एक रोज़गार भी दिया जाता है कि हाँ ऐसी स्कीम्स के थ्रू ही लोगों को रोज़गार मिला है। इसीलिए तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों से कम की जाती हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं एम्पावरिंग द यूथ। अब हम लोगों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यूथ क्या है, यही हमारा सबसे ज़्यादा जो है लेबर फोर्स का एरिया है। क्योंकि क्या सबसे ज़्यादा क्या काम वर्क फोर्स एरिया कहा जाता है ना, कि वर्क फोर्स कहाँ पे है सबसे ज़्यादा इंडिया में इस समय, सबसे ज़्यादा ये मिडिल एज वाले हम लोग हैं, जहाँ पे वर्क एज सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो यूथ है उसको अगर हम जितना पढ़ाएंगे अच्छे से, उसको नौकरियाँ देंगे, सारी चीज़ें देंगे, और जितना हम लोग सिखाएंगे, स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे हम लोगों का, उतना ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। क्योंकि कमाने का सबसे अच्छी एज क्या होती है, हम ही लोगों की तो एज है इस टाइम पे। हम ही लोग अगर काम करेंगे सब कुछ होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है लोगों की काम करने की क्षमताएं कम हो जाती है, तो बच्चे और बूढ़े इतना काम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स का जो एज है, वो हमारे पास बहुत अच्छे है। 1.4 करोड़ यूथ जो है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू जो है उनको ट्रेन किया गया है। ये स्किल इंडिया मिशन में क्या था, लोगों को जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, जिसमें लोगों का डेवलपमेंट हो, और उससे जो है जो आपको जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थोड़ा बहुत काम जो मिलते हैं ना, वो सारी चीज़ें मिल सके। 43 करोड़ लोगों को लोन सैंक्शन किया गया मुद्रा योजना के तहत। अब ये मुद्रा योजना क्या थी, मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना में
पीएम मुद्रा योजना में हमारे पास ये आया था कि हम लोग जो है लोगों को जो है पैसा जो है लोन दिया जाता है। इसमें जो है स्किल लेबर के लिए जो है सबसे ज़्यादा इसमें पैसा दिया जाता है। इसमें अप टू 10 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। ये जो 10 लाख रुपए है ये जो दिया जाएगा वो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के लिए नहीं दिया जाता है, ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा दिया जाता है, जिसमें आप जो है इस पे जो है लोन लेके जो है अपना जो कोई भी आप बिजनेस सेटअप करना चाहें या कुछ अपना कुछ काम करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। इसमें 43 करोड़ लोन जो है, मतलब कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, जो 43 करोड़ लोगों को जो है इसमें जो है करोड़ जो है लोन सैंक्शन किया गया। अब इसमें देखिए श्री बजट एलोकेशन में जो है उसमें हमारा पैसा गया है, इसमें कितना पहले हम लोगों ने गया था पैसा, इसमें 4000 करोड़ की बात की थी, अब जो है एलोकेट किया है सरकार ने 6050 रुपए जो है वो 6050 करोड़ जो है वो इसमें एलोकेट किए हैं। अब इसमें क्या था श्री योजना मिशन में, इसमें जितने भी हमारे जो हमारे स्कूल्स वगैरह जो है जो उनको जो है वहाँ पे एजुकेशन वगैरह जो है वो सब अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। इन्होंने स्कूल लिस्ट किए थे जिन लोगों को पूरे देश में जहाँ पे स्कूलों को सबसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए इन्होंने बजट एलोकेट किया है 6050 करोड़। IITs देखिए 16 से 23 हो गए हैं, एम्स देखिए 7 से 22, यूनिवर्सिटीज़ 723 से 1113 हो गए। तो आप देखिए कितना अच्छा इन्होंने जो है एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया। अगर IIT, एम्स और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हमारे देश में बढ़ी तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि अच्छी एजुकेशन ही यहाँ पे अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। IITs वगैरह की आप जो मानते ही हैं, एम्स वगैरह की एजुकेशन आप मानते ही देखते हैं कि बहुत अच्छी है, लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं इनमें आने के लिए। तो अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो सीट्स भी उस हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी, लोगों को और अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आसानी से हमारे देश में ही लोग रहेंगे इसमें। आगे बात करें फार्मर्स के बारे में, जो अभी मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स को इस बार जो है अच्छा खासा कहा गया है। इसमें क्या डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1.1 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है उनको पैसा दिया जाएगा, डायरेक्ट फाइनेंशियल पैसा, जो मैंने आपको बताया ना कि पैसा जो है डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। तो पैसा आपके डायरेक्ट खाते में आएगा तो क्या 11.8 करोड़ फार्मर्स को जो है पीएम किसान योजना के तहत डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। अगर फसलों का जैसे इसने भी कुछ भी अगर हमने बताई कि कोई फसल लगाई है उसका अगर हमने बीमा करा रखा है सब है, तो अगर फसल खराब भी हो जाए कुछ है तो इतना टेंशन नहीं होता। तो 4 करोड़ फार्मर्स को जो है पीएम फसल योजना के तहत जो है क्रॉप इंश्योरेंस भी मिला। इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर ई-नाम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। तो हम जैसे आप देखा होगा ई-नाम क्या है। अब इन जितनी स्कीमों की इसमें बात करिए, इन स्कीमों के बारे में हम डिटेल में क्लासेस बनाएंगे जिसमें आपको एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लासेस बना के आपको डिटेल में एक एक स्कीम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ई-नाम क्या है, ये मंडियों के लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली थी जिसमें जो है आप ऑनलाइन रजिस्टर करिए और ऑनलाइन जो है जैसे आप देते नहीं है कि ऑक्शन होता है, आप लोग कहीं पे जाएंगे कुछ है तो बिक्री की जाती है कि हम देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे 10 रुपये का, यहाँ पे 20 रुपये का बिकेगा, हमको यहाँ पे ज़्यादा फायदा है। अब आप भी कहीं जाते हैं मंडी में सामान लेने के लिए तो आप मोल भाव करते हैं कि नहीं नहीं हमको ये 10 रुपये का नहीं 8 रुपये का दो। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन उसको पूरा रजिस्टर करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आप उस हिसाब से मंडी में जाके वहाँ पे जो है अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो इन्होंने स्कीम बनाई थी जिसमें करीब 3 लाख करोड़ जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है। अब नारी शक्ति वुमेन के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी गई थी। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स जो है वुमेन को दिया गया है। अभी हमने मुद्रा योजना की इसमें बात करी थी, मुद्रा योजना में क्या 43 करोड़ लोन जिसमें सैंक्शन हुए। अब 43 में भाई 30 करोड़ में तो भैया हमें वुमेन को ही मिला है। इसका मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महिलाएं सबसे ज़्यादा आएँ और आगे बिजनेस में आगे बढ़ें और आगे जो है अपना स्किल निकलें। इंक्रीज फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। अब फीमेल इनरोलमेंट अभी आपने देखा IITs, IIMs, एम्स और इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी हुई, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एजुकेट भी किया है। गांव-गांव में भी लोगों को जाके सिखाया गया है कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, सब है, तो महिलाओं को भी जो है उसका भी परसेंटेज बढ़ा है। हायर एजुकेशन भी यहाँ पे बढ़ी है। जब यूनिवर्सिटीज़ हमको हमारे राज्य में ही मिल रही है, घर के पास में ही मिल रहा है, तो माँ बाप हिचकते नहीं है कि भैया हम लड़की को चलो भेज देंगे।
लेकिन पहले अगर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी दूर होती थी तो माँ बाप लड़कियों को बाहर भेजने से डरते थे, लेकिन जब हमारे ही सिटी में हमें यूनिवर्सिटी मिल रही है तो हम आराम से भेज सकते हैं। 43% ऑफ फीमेल इनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज। स्टेम कोर्सेज क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज जैसे हैं, तो उन सब में 43% जो है फीमेल इनरोलमेंट हो रहा है। पहले ज़्यादा देखा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं थी वो किसमें, सोशल साइंस, आर्ट्स, इन सब चीज़ों में जाया जाती थी, लेकिन अब जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी महिलाओं का इनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि इस समय जब यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, IITs वगैरह सब बढ़ रहे हैं, और महिलाओं को भी वही सेम एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि PM श्री योजना में भी अच्छा खासा पैसा इन्होंने एलोकेट किया है। तो क्या स्कूल्स में जो बेसिक स्कूल्स वगैरह जो हैं उनमें अगर अच्छा पैसा खर्च किया जा रहा है तो वहाँ पे बेसिक एजुकेशन से ही अच्छी सी शुरुआत की जा रही है। जब बेसिक एजुकेशन अच्छी है तो धीरे धीरे महिलाओं के भी वो जागरूकता बढ़ती है कि हाँ, हमको अब साइंस में जाना है। 1 करोड़ महिलाएं असिस्टेड बाय 83 SDs टू बिकम लखपति दीदीज। ये तो बढ़िया टर्म दिख रहा है, लखपति दीदी। अभी लखपति दीदी कैसे बनेंगी? इसमें क्या किया गया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उन लोगों को कहा गया था कि मतलब आप जो है आगे जो लोगों को ट्रेन करिए, उनको जो छोटे मोटे काम सिखाइए, जैसे थोड़ा बहुत जैसे बल्ब ठीक करना और थोड़ा बहुत ड्रोन से रिलेटेड, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत उनको उससे ट्रेन करिए ताकि वो थोड़ा बहुत काम कर सके। अगर वो काम कर पाएंगी तो अपने लिए पैसा अर्न कर पाएंगी। आप पहले देखते हैं कि जैसे महिलाएं क्या झाड़ू पोछा बर्तन यही सब चीज़ें करती हैं, या क्या घरों में जाके जो जो ज़्यादा इनको नहीं आता वो थोड़े मोटे काम ही तो कर सकती हैं, कपड़े सिल लेंगी या कहीं कपड़े धो लेंगी या झाड़ू पोछा कर लेंगी, ये सब करती ना। लेकिन अगर हम उनको किसी भी एक चीज़ में थोड़ा सा स्किल डेवलप कर देंगे, देखा आप जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कहा जाता है सिलाई मशीन से जैसे काम करते हैं सब है, तो उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है ना, काम भी अच्छा है और रेवेन्यू भी अच्छा है। तो कोई एक स्किल वगैरह जो है महिलाओं को सिखाई जाएगी जिसके थ्रू वो जो है अपना काम जो है अच्छे से कर सके, जिससे वो लखपति बन जाए। तो वही महिलाओं के बारे में सब आप वही हिंदी में इसमें भी देख रहे, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, जो कि 23% थी अब वो 37% हो गई है। तो हमारे यहाँ कितनी बढ़ोतरी हो गई है कि लेबर फोर्स में भी हमारे यहाँ महिलाएं हैं, लेकिन ये फिगर अभी भी और देशों के डेवलप्ड इकोनॉमीज से काफ़ी कम है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में 50% से अबव है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। धीरे धीरे और जागरूकता बढ़ेगी, सब रहेगा तो ये फिगर और अच्छा बढ़ेगा। अमृतकाल, ये अब अमृतकाल क्या है? अमृतकाल सुनने में अच्छा लग रहा है, अमृत शब्द आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, एक बहुत ही प्योर चीज़ के बारे में जैसे कुछ बात कर रही होगी। अमृतकाल कहा जाता है कि एक वो जैसे 75 साल से लेके 100 साल के बीच में जब हम काम कर रहे हैं उस पीरियड में, जो ये 25 साल का जो पीरियड है उसमें सबसे अच्छा डेवलपमेंट करना। तो हम लोग कौन से उसमें चल रहे हैं? ये चीज़ हमारे मोदी जी ने 75वें जब हमारा जो साल पूरा हुआ था आज़ादी का, तब उसमें भाषण में बोला था कि अब हम अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम करना है, सबसे ज़्यादा अच्छा हमें डेवलपमेंट करना है, ताकि हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकनॉमी बन सके। जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग है, हम एक डेवलप इकनॉमी बन सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है कि हम आज अपनी रिसोर्सेज को, जितने हमारे पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करें और साथ में जो आने वाली जनरेशन है हमारी उसके लिए भी उसको बचाएं। तो ऐसी रिसोर्सेज के थ्रू, जैसे अभी आप देखेंगे आगे इसमें कि हम लोग जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू ना जाके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू जा रहे हैं, जो कि मतलब जैसे विंड एनर्जी हो गई, हमारी वाटर एनर्जी हो गई, इन सब चीज़ों के थ्रू ज़्यादा जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो हम लोग ने से एक आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले बात किया कि हम जो है ज़ीरो एमिशन वाले में पहुंचेंगे। अब इसी में शायद है हाँ, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एमिशन करेंगे नहीं, लेकिन जो नेट वैल्यू होगी तो वो काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब जितना एमिशन हो रहा है उसके मुताबिक हम उतने पेड़ पौधे और उतना सब कुछ निकालेंगे कि वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो 2070 तक हम इसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह ये सब शुरू हो चुकी हैं, हाइड्रोजन बेस की वजह CNG वाली सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। जितना आप रेलवे भी देखे होंगे वो भी इलेक्ट्रीफाइड की तरफ हो रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या है कि हमारा ये पेट्रोल डीजल और कोल से ये थोड़ा सा चीज़ें हटें, ताकि हम लोग जो हैं एक जो एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहा है, वो चीज़ें भी कम हो जाए। फंडिंग गैप फॉर विंड एनर्जी,
विंड एनर्जी जहाँ आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे पैसा हम अपना पे इन्वेस्ट करें, हवाएं तो अच्छी हैं ही, और हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे हवा, सूरज, ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो अभी जैसे सोलर एनर्जी के लिए भी जो है मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था 22 तारीख को, तो उसी तरीके से ये भी बोला है कि विंड एनर्जी भी जहाँ पे लगेगा हमें, तो वहाँ पे भी हम अच्छा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि विंड एनर्जी के थ्रू भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकें। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विडिफिकेशन और ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोगैस वगैरह पे भी जैसे आपने हम देखा था, कोल वगैरह को जैसे हम कम यूज़ करें और साथ में हम यूज़ करेंगे ताकि सीएनजी, पीएनजी वगैरह, ताकि हमारा वही ये चीज़ें बताया ना कि इन सब चीज़ों से हमारा कम से कम एमिशन कम हो और हम लोग ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हटें थोड़ा। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, जहाँ जो लोग बायोमास वगैरह और इन सब चीज़ों पे, बायोगैस और बायोमास वगैरह इन सब चीज़ों पे अगर जाना चाहें, तो उनको हम बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से उनको हम पैसा प्रोवाइड करें, उनको हम लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि हम उनको और मदद करके अपने देश के भी उससे तरक्की करें। अब रूफटॉप सोलराइजेशन, मैंने अभी आपको बताया कि 22 जनवरी को मोदी जी ने रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए बात करी थी कि सोलर पैनल्स जितने भी हैं वो लगाए जाएंगे रूफटॉप में, जिसके लिए उन्होंने क्या बोला, 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है हम ऑब्टेन करेंगे 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखें आजकल कई जगहों पे आपको देखना होगा कि सोलर पैनल्स जो हैं वो छतों पे लगे होते हैं। अगर ये चीज़ें हम आपको एक सब्सिडी रेट पे दें और उससे बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है वो भी कम होगा, तो आप लोगों को और क्या चाहिए। तो अगर ये सब्सिडी रेट पे जो है, और हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे सूरज देवता बहुत मेहरबान रहते हैं, तो ये हमारे जो सोलर पैनल्स हैं बहुत आराम से जो है रिचार्ज भी होते रहेंगे, और वो अपनी स्टोरेज एनर्जी से के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरा यूज़ कर सकेंगे। तो जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वजह से हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमारा कम हो जाएगा और उस पर डिपेंडेंसी भी हमारी जो है वो कम हो जाएगी। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, भाई ये बहुत होती है। जैसे आपने देखा था कि क्या हमारे वहाँ पे केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री दी हुई थी, यहाँ तो भैया 300 यूनिट हमें मिल रही है रूफटॉप से सिर्फ। तो इससे और क्या चाहिए हमें। ई बसेस, मैंने अभी आपको बात करी कि ई बसेस जो है वो चीज़ें, क्योंकि मोदी जी का क्या है, हमें जो है नेट ज़ीरो पे आना है 2070 तक, तो उसके लिए धीरे धीरे अप्रोचेस बढ़ेंगी ना। जितनी पुरानी चीज़ें एकदम से तो बंद नहीं हो सकती, या इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता हर चीज़ का, जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे चीज़ें जो हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ई व्हीकल्स को जो है और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहें। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। अब जब तक हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स नहीं लेके आएंगे, तो कैसे हम लोगों का वो रहेगा कि हम लोग ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू आएंगे। अब ये बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फंडरी क्या होती है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फंडरी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है जैसे हमारे स्टेम सेल्स वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ करा जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से जो है हमारे मेडिसिन वगैरह, फार्मा में पूरा, जैसे हमारे बायो प्लास्टिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग निकल के आएंगे। जैसे प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता ही होता है, लेकिन अगर हम बायो प्लास्टिक यूज़ करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब नहीं होंगी, और मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल के आ सकती हैं। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फंडरी को जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, उसको हम सपोर्ट करें। मे भी हो सकता है जब फुल बजट आएगा ना, तो इसमें इनके लिए न्यू स्कीम्स वगैरह पूरी आएंगी डिटेल में कि क्या है, क्योंकि अभी हम एक अंतरिम बजट में हम थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक हाईलाइट दे सकते हैं कि भाई हमारी सरकार आ गई तो हम ये चीज़ें करेंगे। अब इसमें हम बात करें नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। मैंने आपसे बोला ना कि रूफटॉप पैनल्स वाला भी अभी आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब मोदी जी खुद इसमें वो चीज़ है कि 1 करोड़ घरों में हमें लगाना ही लगाना है। 2004 से लेकर नवंबर 2023 का डेटा देखें तो ये 30 से 43% तक आ चुका है, लगभग 44 ही है। तो ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है, और अगर ये इन्होंने बोला है कि अगर 1 करोड़ घरों में लगाना है तो अगले साल का फिगर इससे भी अच्छा आएगा। 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जा चुका है। एलपीजी कनेक्शन आपने देखा था, मोदी जी घरों में जाके चाय भी पी के आए थे अभी थोड़े दिनों में, तो वहाँ पे क्या देख रहे थे कि यहाँ सब लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिल गया। क्योंकि अगर एलपीजी कनेक्शन सबको मिलेगा तो आप जो कोल के थ्रू और वो कंडे जो गोबर के यूज़ किए जाते हैं उससे कितना स्मोक होता है, कितना दिक्कत होती है लोगों को भी, और वो सब चीज़ें करना आसान नहीं। तो घर घर एलपीजी कनेक्शंस मिल रहे हैं।
36.9 करोड़ जो है एलईडी बल्ब। ओवरऑल बात करते हैं इसी की, क्या चीज़ थी कि एलईडी बल्ब, आपने देखा होगा 100 रुपए में वो लोग एलईडी बल्ब जो है 4-5 आपको दिए जा रहे थे, हर हर 100 रुपए में एक एलईडी बल्ब आपको दिया जा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप लेके जाइए और 5 एलईडी बल्ब आप ले सकते हैं वहाँ से। तो वो एक सब्सिडाइज रेट में आपको एलईडी बल्ब दिए जा रहे थे, एलईडी लाइट्स वगैरह जो है वो सब दी जा रही थी, ताकि आप एलईडी के थ्रू अगर आप वो मूव करें, उससे क्या है आपका खुद का भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा और हम एक एनर्जी एफिशिएंट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। सिर्फ नहीं होता है, देश का भी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होगा। जैसे आप देखते होंगे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार ऐसे जो है एसी और फ्रिज और ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा, आपको भी फायदा है और हमारे देश को भी फायदा है। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स भी आपने देखा होगा कि जो एसएनएलपी के स्कीम के थ्रू जो है स्ट्रीट लाइट भी सब बदली गई, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी वहाँ को उनको बदल के जो है एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, एनर्जी एफिशिएंट के थ्रू हम लोग बढ़ रहे हैं कि जहाँ से हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो, उससे हम लोगों का जैसे पावर कंजम्पशन के लिए हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो, जैसे सोलर पैनल्स ये सब चीज़ों पे हम आ रहे हैं, तो क्या है क्या कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा बोझ जो है वो कम जाए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, अब आपने देखा ही होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ही मोदी जी अच्छा खासा तरीके से उनकी सरकार जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी आपने मुंबई का सी लिंक वाला हाईवेज वगैरह कितना डेवलप कर रहे हैं, रेलवे में कितना अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसके साथ एयरपोर्ट्स वगैरह जो है हर जगहों पे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। अब अयोध्या वगैरह में जैसे एयरपोर्ट बनाया गया, छोटे छोटे राज्यों में हर जगह जो है एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। वो बात अलग है कि फ्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम बनेगा, पीएम गति शक्ति के थ्रू जो है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। अब आपने देखा वंदे भारत, नमो भारत, ये सारी जो तरीके की आपको जो रेलवे रूट्स पे आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें, बुलेट ट्रेन, ये सब चीज़ें अब आई हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, तो भैया बाहर के लोग भी आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। यूएई वगैरह का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है हमारे यहाँ पे, जो लोग अच्छा खासा हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे यहाँ पे करते हैं। एयरपोर्ट्स का भी मैंने आपको बताया, उड़ान स्कीम के थ्रू जो है एयरपोर्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। अभी देखेंगे एयरपोर्ट्स भी कितने अच्छे बन गए हैं, कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रो और नमो भारत वाला, हर जगह आपने देखा दिल्ली में तो मेट्रो पूरा छाई हुई है, मुंबई में भी मेट्रो है, हमारे लखनऊ में भी मेट्रो है, कानपुर में मेट्रो है, हर जगह मेट्रो से कनेक्टिविटी। अभी मेट्रो बनेगा तो क्या है भाई, अगर दिल्ली में आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग मेट्रो से जाते हैं, पूरी भरी रहती है। तो जहाँ पे अगर हम एक गाड़ी से एक बंदा जा रहा है, मेट्रो से बहुत सारे लोग जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अगर मेट्रो वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा तो लोग कारें कम यूज़ करेंगे, मेट्रो से बहुत आराम से ट्रैवल करेंगे, तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, जो पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे हम बात करें, मैं तो हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो अच्छी बात है कि कैपिटल में एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके अभी तक 25 तक का जो इनका टारगेटेड है 24-25 में, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर कोई देश कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के थ्रू वो बढ़ रहे हैं ना, वो चाहे वो बिल्डिंग्स का खड़ा होना हो, एयरपोर्ट्स का हो, रेलवे का हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हो, हेल्थ केयर सेक्टर का हम बिल्डिंग्स बनने हो, सब है, तो उन सब चीज़ों में पैसा अच्छा खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी बात है। एफडीआई इनफ्लो, अब एफडीआई इनफ्लो में क्या था, इसमें कहा था पहले जो आइए फर्स्ट डेवलप इंडिया, जिसको कहा जाता है पहले कि फर्स्ट डेवलप इंडिया का इन्होंने नाम दिया कि अगर आप आएंगे यहाँ पैसा लगाइए तो भैया पहले हमें डेवलप करिए, हमारे देश में आइए तो पैसा लगाइए यहाँ पे, उसके बाद हमारा भी इससे डेवलपमेंट होगा। अब जैसे एप्पल वगैरह ने यहाँ पे जो है सेंटर अपना डाला है तो इससे क्या है, हमारा भी तो विकास हो रहा है। लूलू वगैरह आया यहाँ पे, क्या है, हमारा भी तो इकाई वगैरह आया, ये सब आया, तो क्या है, हमारा ही विकास हो रहा है ना। अब जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो बनती हैं वो सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पे अगर बनने लग जाएंगी तो भाई जितनी चीज़ें बाहर से हो रहा है ना, मेड इन जापान, ये सब चीज़ें वो मेड इन इंडिया बहुत आराम से हो जाएंगी। अब इनमें देखिए इम्प्रूव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ। नेशनल हाईवेज देखिए आप कितने बढ़ गए, 15 से लेके 22 के बीच में कितने नेशनल हाईवेज, कितना अच्छा कॉरिडोर अभी बन रहा है हमारा मुंबई से लेके दिल्ली तक के बीच में, जिसमें पूरा अच्छा जो है आपका लॉन्ग रूट पूरा बन रहा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और टाइम भी बहुत कम।
कार्गो ट्रैफिक मेजर पोर्ट्स में खैर इतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। रेलवे रूट में इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट, आप ये देखिए इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट जो है वो कितने बढ़ गए हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट मूवमेंट वाला कितना है, एयरपोर्ट्स वाला भी जहाँ 74 थे ऑलमोस्ट दुगने हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो बहुत अच्छे में है। हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी जगहों पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा खर्च किया जा रहा है, जिससे हमारे देश का विकास ही होगा, जो क्योंकि मोदी जी का टारगेट है 2047 तक हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है। अमृतकाल का थर्ड पॉइंट देखें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। उसी में हम देखें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो फास्टर डेवलपमेंट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या चीज़ थी कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसा देखेंगे कि हाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स को हमें एक अलग करते हैं, जिसमें हम अच्छे से उनका जो है डेवलपमेंट करना, जो कि देखिए 112 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था जहाँ पे जो डेवलपमेंट था इतना अच्छा नहीं था। तो हमें ये था कि इनको हमें सबसे पहले पूरे देश में हमने देखा था 112 डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ही अंडर डेवलप थी, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ पूरा डेवलपमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें डेवलप करना। प्री नाट, ये एंटे होगा ना कि एंटी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एंटीनेटल केयर होगा जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। एक होता है पोस्ट नाटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद जो केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये पहले 3 महीने में जो लोगों को केयर की ज़रूरत होती है, जो कहते नहीं है पहले 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं, उसमें 2018 से लेके 2023 के बीच में अगर हम डेटा देखें तो वुमेन का रजिस्ट्रेशन हमारा बढ़ा है। उसके बाद हम देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इंश्योरेंस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि लोगों को अपनी इंश्योरेंस करानी चाहिए। जैसे मोदी जी के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि हेल्थ कार्ड्स वगैरह भी बने हैं सबके, जिसमें 5 लाख तक का आपको जो है कवर किया जा रहा है, कहीं भी आप हॉस्पिटलाइज हुए कुछ भी है। अब यहाँ पे भी बीमा योजना में भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर साल आप जो है इसमें अपना बीमा योजना करवा सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाख रुपए जो है एक्सीडेंटल उस पर मिलेगा, जो कि 2018 से 2023 के बीच में हज़ारों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत एक अच्छा डेटा है, इससे हम कह सकते हैं हमारी ये सारी स्कीम्स बहुत काम आ रही हैं। और इसमें एक्सीडेंटल डेथ में प्रॉपर पैसा दिया भी जाता है लोगों को। पूरा जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज और ये सब चीज़ें पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, जहाँ पे जिसका जो डेथ होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद वो पैसा उनके घर वालों को मिलता है। हेल्थ सेक्टर में बात करें, इसमें भी लड़कियों की बात करी जाती है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन की जाए 9 से 14 साल की लड़कियों में। अब आप देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, इस समय कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों को। फिल्म स्टार्स को ही आप देखते होंगे कितना ज़्यादा कई लोगों को कैंसर की बातें आपको देखने मिली। लेकिन हाँ, अगर कई कैंसर्स की अगर वैक्सीनेशन आ चुकी है तो वो वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। और अगर इन बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को अगर पहले ही वैक्सीनेशन लग जाएगी तो उनके फ्यूचर में वो दिक्कत उनको नहीं आएगी। एक बचाव का तरीका है, ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन एक बचाव का तरीका है। जब एक बचाव का तरीका है हमारे पास तो उसको यूज़ करें। आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेडिटेड, इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब आपने आंगनबाड़ी वगैरह का पूरा देखा होगा कि कुपोषण वगैरह में क्या था, उसमें जो है आपको दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं, खाने पीने का भी पूरा दिया जाता है। तो बच्चे की और माँ की जो है उसकी केयर की जाएगी, उसका प्रॉपर जो बच्चे का वेट भी लिया जाता है, उसको क्या ज़रूरत है, अगर कोई दिक्कत है कुछ है तो वो भी होगा। पोलियो के टीके वगैरह भी लगते हैं सब है, माँ को भी आयरन के टैबलेट्स और ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके न्यूट्रिशन का पूरा और डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी बच्चे का भी ध्यान रखा जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म पे इम्यूनाइजेशन एफर्ट से मिशन इंद्रधनुष को भी होगा, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करिए और जो टीकाकरण होता है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत पे, जिसमें आयुष्मान भारत में जिसमें 5 लाख तक का कवर दिया जाता है हर एक इंसान को, अगर आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो गरीब लोगों को और सब लोगों को जो है इसमें, जितने लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे और चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होंगे, 5 लाख तक का कवर साल भर में पर फैमिली को ऐसे वो दिया जाएगा कि अगर आप कहीं भी हॉस्पिटलाइज होंगे तो वहाँ पे ये दिया जाएगा। इसमें अब आंगनबाड़ी वाले भी और आशा वर्कर वाला भी और उनके हेल्पर्स भी, वो सब भी जुड़ेंगे। अब अमृतकाल का चौथा पॉइंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, इसमें 2.2 में हाउसिंग के बारे में।
तो भैया अब इस बार हमारे घर वर का भी ख्याल रखा गया है कि कोई घर वर भी बना ले। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मिडिल क्लास लोग जैसे हम लोग सब हैं, तो उनको स्कीम्स में प्रमोट किया जाएगा। अब इसकी स्कीम आएगी प्रॉपर, जब शायद फुल बजट आएगा उस टाइम पे, जब ये गवर्नमेंट बनेगी तब ये स्कीम आएगी जिसमें मिडिल क्लास को किस हिसाब से लोन दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमें कम किस्तों में अगर लोन मिल जाएगा तो हम क्यों रेंट के घर में रहेंगे, हम लोग अपना घर ले लेंगे, जितना हम रेंट दे रहे हैं थोड़ा और मिला के हम वो लोन दे देंगे। तो मिडिल क्लास के लिए भी कोई ना कोई हाउसिंग स्कीम वगैरह आएगी जिससे जो है मिडिल क्लास जो है अपना घर बना सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के थ्रू जो है टारगेट किया गया था 3 करोड़ घरों को, एडिशनली 2 करोड़ घरों को और टारगेट किया गया है नेक्स्ट 5 साल में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण वाले में भी और जो है लोगों को जो है घर का, इसमें भी देखिए डेटा होगा पूरा, देखिए 79,000 2023-24 से कितना एलोकेट किया इन्होंने पैसा भी इन्होंने बढ़ा दिया है 79,590 करोड़ से 80,671 करोड़ जो है वो दिया गया है। तो पैसा भी इसमें ज़्यादा एलोकेट किया है ताकि लोगों को, सब लोगों को, जैसे आपने देखा था गरीबों को जो है घर दिया जा रहा था, सब है पूरा एक कॉलोनी बनाई जाती है सब कुछ है जिसमें कंस्ट्रक्शन करके जो घर प्रोवाइड किया गया है, तो सबको कम पैसों में घर मिल जाएगा। अब इस बार मिडिल क्लास के लिए भी है कि हम लोगों को भी किस तरीके से घर प्रोवाइड किया जाएगा, देखते हैं क्या स्कीम्स में आता है, होगा तो ले सकते हैं। टूरिज्म तो बढ़ ही गया है, अभी आप देख ही रहे होंगे कि लक्षद्वीप, जहाँ मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, लक्षद्वीप तो अलग लेवल पे चल रहा है। वहाँ पे टाटा वाले भी सब आ चुके हैं कि भैया हमको भी अपना वहाँ होटल बनाना है, सब कुछ है, ताज ग्रुप का पूरा होटल्स वगैरह भी सब बन रहे हैं। और टूरिज्म के लिए मोदी जी खुद भी घूमते हैं और सबको कहते हैं घूमो, तो पहले हमको पैसा दे दो तो हम घूम लेंगे। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है वो बढ़ाई जा रही हैं ताकि लोगों में टूरिज्म का, घूमने फिरने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े। जैसे लक्षद्वीप वगैरह को सबसे ज़्यादा, इसमें देखिए लक्षद्वीप के बारे में लिखा भी है कि लक्षद्वीप जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी की जाएगी, क्योंकि अभी देखोगे इतने ज़्यादा फ्लाइट, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान के लिए इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, तो उनकी कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और डेवलप किया जाएगा कि लोग मालदीव्स ना जाके कहाँ जाएँ, लक्षद्वीप जाएँ। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू इनकरेज डेवलपमेंट, लोग मतलब स्टेट्स को अगर हम लोन प्रोवाइड करेंगे अगर रहेगा तो ही तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर पाएंगे। वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ लोगों को, जैसे होता है ना, जैसे अब अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब इतना डेवलप किया गया, होटल्स वगैरह सब इतने बन रहे हैं सब है, ताकि क्या, अब वहाँ पे एक राम मंदिर को देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं दुनिया से, तो अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम डेवलप करेंगे सब होगा तभी तो लोग आराम से आ पाएंगे, आराम से रह पाएंगे। तो अगर किसी भी जगह का हमें टूरिज्म बढ़ाना है तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी। G20 मीटिंग्स इन 60 प्लेसेस, 60 जगहों पे, जैसे हर जगह कहा जाता है G20, और G20 के लिए अच्छा खासा चीज़ें की गई थी। G20 के टाइम पे हर जगह अच्छा खासा थोड़ा डेवलपमेंट भी देखने को मिला था, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके अब रहने खाने पीने व्यवस्था और जगह को सुंदर तो करेंगे ही ना, कि भैया लोग आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आपके देश को देखने के लिए। तो बहुत सारी जगहों पर इनका पूरा प्रचार भी किया था G20 के लिए भारत का, तो ये बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट रहा भी। तो टूरिज्म के लिए बारे में सबसे इसमें अच्छे से बात करी गई है, लक्षद्वीप वगैरह को तो अच्छे से प्रमोट किया गया है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, अब आई हमारे किसानों की पूरी बात कि एग्रीकल्चर वगैरह के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़। एक तो हार्वेस्टिंग हुई, एक तो हम देखें क्या है, एक नमो डैप के बारे में भी बात करी जा रही है, इसमें ऑयल सीड्स के भी बारे में बात करी जा रही है। तो एक हार्वेस्टिंग होती है कि जब हम लोगों ने जो है डाला, सीड्स डाले, उसके बाद उसमें उसको उगता है, जैसे समझिए वीट है, वीट उग गया, सब चीज़ें रहीं, उसके बाद उसको हमने अलग कर लिया और रखने की हमारे पास कोई जगह नहीं होती। कई जगहों पे आप देखते हैं कि कहा जाता है ये जो सामान है हमारा, टमाटर है, आलू है, बड़े बड़े सड़ रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज की हमें जगह नहीं है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए हमें देखना है। आम के सीज़न में जैसे आम बहुत होता है, सब रहता है, वो कई बार होता है सड़ने लग जाता है। आपने आलू प्याज टमाटर इन सबका तो बहुत बार सुना होगा कि लोग जो है पानी में नदी में डाल आए हम, क्योंकि हमें उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो रखने की जगह भी नहीं होती और इन सबकी एक शेल्फ लाइफ होती है, ये नहीं कि बस उग गए तो सालों साल चल रहे हैं, सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसमें जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों का जो है, गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और लोग भी जो है इनके हार्वेस्टिंग पे, अगर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद अगर कोल्ड स्टोरेज और इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए भी ओपन है सब कुछ। इसमें और हो सकता है अभी स्कीम्स और आएंगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग में कैसे हेल्प करेंगे। नमो डैप टू बी एक्सपैंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स।
मतलब जितने भी देश में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, ये तो है नहीं कि पूरे इंडिया का एक ही तापमान है, हर जगह का अलग अलग तापमान है, हर जगह का अलग अलग सॉइल है, हर सॉइल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो जैसे सॉइल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, नमो डैप में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बेस्ड जो यूरिया वाला जो है वो दिया जाता है, वो एक जो है ये ऑर्गेनिक वे में ये चीज़ है। तो इसको अब हम डालते हैं तो उससे हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। वो जो है और किस जोन में कितना डालना है, किस खेती में कितना डालना है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। हर एक मटेरियल को, जैसे मान लीजिए कुछ आप कोई खाद है, किसी जगह की खाद को कितना चाहिए और किसी जगह के खाद में कितना चाहिए, और हर एक अगर वीट का प्रोडक्शन है तो उसमें अलग होगा, हर एक प्रोडक्शन में भी अलग अलग होगा। तो वो भी चीज़ें हैं कि इसको अभी अप्लाई करेंगे कि हम नमो डैप का जितना हो सके एप्लीकेशन करें, एक ऑर्गेनिक वे में हम लोग आए। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। अब ये आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान क्या है? आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान की अगर बात करी जाए तो आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है? हम जैसे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो इसमें क्या सारी चीज़ों का प्रोडक्शन वाला जो है वो इंडिया में हो। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स में भी ये है, जितना ऑयल सीड्स होते हैं हमारे यहाँ पे उससे क्या होता है, हम लोग उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब जो ऑयल हैं वो इन सीड से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लेकिन इनका प्रोडक्शन जो है, जितनी हमारी जो ज़रूरत है उतना नहीं है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। उसके लिए क्या है, हमारा पैसा बाहर जाता है, हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। यही चीज़ अगर हम अपने यहाँ पे देश में उसको बढ़ा दें, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे बढ़ जाएं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए, तो हमें बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स की जा रहा है ताकि यहीं पे ही ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हमारे यहाँ पे ऑयल जो है वो ज़्यादा हो पाए। आगे बात करते हैं डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी, ये सब पहले भी जो है अभियान चलते आते, गौ सुरक्षा वाले गोकुल वरा का जैसे अभियान वरा था, ये सारी चीज़ें थी। तो और भी इसमें हो सकता है कुछ नई योजनाएं आएंगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब चीज़ें किस लिए? एक्वाकल्चर के लिए, मछलियों के लिए। और इसमें भी जो है एक्वाकल्चर में और ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। मतलब इन सब चीज़ों में एक्वाकल्चर मतलब जहाँ पे मछलियाँ वगैरह जैसे खाते हैं ना, मछलियाँ निकालेंगे, सब होता है, तलते खालते, तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मछलियाँ सब लोग खाना पसंद करते हैं, सब चीज़ें रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना, उन सब चीज़ों पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अब देखिए ब्लू रेवोल्यूशन में भी जो है पैसा, एक्वाकल्चर वही बात करें, जैसे वही मछलियों वाले को जैसे बात करें, 2025 से लेके 2352 तक आने का उन्होंने अनुमान लगाया है, जो कि 2023-24 का फिगर और 2024-25 का अगर हम फिगर देखें। उसी तरीके से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस जो हैं वो भी इन्होंने बढ़ने का अनुमान, करोड़ों को इसमें एलोकेशन जो है, पैसा जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया है, 639 से अब 880 हो गया है करोड़। ये क्या होता है? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जिसमें फूड को प्रोसेस किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस्ड फूड हम लोग जो खाते हैं, जो कि एक बन के एक चीज़ आती है हमारे सामने, बनी बनाई चीज़ें जैसे हम लोग खा लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है, उन सब चीज़ों में भी पैसे का एलोकेशन जो है बढ़ा दिया गया है। ब्लू रेवोल्यूशन में भी पैसे का जो एलोकेशन है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब कैसी परफॉर्मेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, वो देखते हैं चार्ट के थ्रू। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो हमने बात ही करी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ही कम हो गया है। अब ये डेटा में है या एक्चुअल में है वो तो पता नहीं, लेकिन 6.1 से 3.2, ऑलमोस्ट हाफ के बराबर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा आ चुका है। वो भी उन्होंने बताया ही था कि हम लोगों ने कितने करोड़ों लोगों को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो है बाहर निकाला है। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होना है और लोगों को कुछ ना कुछ वर्क जो है वो दिया ही जा रहा है। अब बात करते हैं डिक्लाइनिंग CAD एज परसेंटेज ऑफ GDP। अब इसका क्या मतलब होता है? CAD का क्या मतलब होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब जितना भी, जैसे डेफिसिट क्या मतलब होता है? जब डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो। मतलब जब हमारे खर्चे जो होंगे, हमारे जो इनकम है, जो हमारी आय है, उससे ज़्यादा होंगे, तो वो डेफिसिट में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम लोगों को 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हमारे खर्चे 1,00,000 रुपये महीना है, तो क्या होगा? हमारे डेफिसिट में आ जाएंगे हम। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो हमारा डेफिसिट है वो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अभी हम देख सकते हैं 2024 के लिए उन्होंने अनुमान लगाया है 1 पे, इससे पहले 2023 के लिए ये 2 पे था।
तो जीडीपी के रेशियो में करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब जितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है हम कोशिश करते हैं कि हम उसी में ही अपना काम चलाते रहें। जैसे आपने बात सुनी होगी, मैंने आगे क्लासेस में भी आपको समझाएंगे कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह की हम बात करें। तो फिस्कल डेफिसिट वगैरह क्या होता है, जब हम बाहर की कंट्रीज वगैरह से जैसे उस चीज़ों को अगर हम डेफिसिट होगा तो हम लोन लेके पूरा करते हैं। लेकिन हम लोन लेंगे तो क्या होगा, उतना हमको इंटरेस्ट वगैरह भी सब देना पड़ेगा। तो बेटर रहता है कि हम कम से कम लोन लें, जितना पैसा हमें मिल रहा है हम उसी में काम चलाएं। लेकिन हाँ, एट टाइम्स ये डेफिसिट थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है, कि ये नहीं कि बिल्कुल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर अगर हम कर रहे हैं, बट वो मैटर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर हम कहाँ कर रहे हैं, किस सेक्टर में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मान लीजिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों का देखा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। डेवलपमेंट के थ्रू अगर हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 2047 तक, अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपना हेल्थ, एजुकेशन, सब चीज़ों पे जो है खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे कैसे, कहीं ना कहीं से तो फिर हमें थोड़ा बहुत पैसे की कमी पड़ जाती है, तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो थोड़ा बहुत लोन ज़रूरी भी होता है। अब आगे बात करते हैं डिक्लाइनिंग GNPAs। NPAs क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मान लीजिए किसी ने लोन लिया, आपने बहुत देखा होगा कि लोन लेते हैं लोग बैंक से, उसके बाद बैंक का लोन जो है वो पूरा नहीं चुकाते, उसके बाद फिर वो भाग जाते हैं। 1 साल नहीं चुकाया, 2 साल नहीं चुकाया, 3 साल नहीं चुकाया, उसके बाद भाग लिए, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, मतलब वो पैसा हमारा गया। इसके लिए एक बना था, ISB भी बना था 2016 में, जिसमें कहा गया था कि इंसॉल्वेंसी जो है बैंक, IBS बना था, इंसॉल्वेंसी बैंक सिस्टम के लिए बना था, जिसमें बैंकिंग सिस्टम में जितना भी आपका जैसे ये बैंकरप्सी होती है उस चीज़ को ठीक करने के लिए चीज़ बनी थी, कि मतलब जो भी अगर हमारे एसेट्स वगैरह हैं जो से लोग लेके भाग चुके, तो उनको कैसे हमें कंप्लीट करना है, कैसे हमें पूरा करना है, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखते थे। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। अब राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम लोग बढ़ ही रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी खुद भी इसको प्रमोट करते हैं और भी सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं, तो डिजिटल यूज़ हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ग्राफ अच्छे खासे इंक्रीज में, और ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हुआ है, कोविड के बाद से ये इंक्रीज हमेशा ज़्यादा होने लगा है। अब हम बात करेंगे आगे, राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन। GST कलेक्शन जो है हमारा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अच्छा है, लोग जो है टैक्सेस पे करने, लोग भी जागरूक हो रहे हैं जिनको टैक्सेस पे करने। जैसे आप बहुत सारे दुकानदारों को देखते होंगे, भाई वो GST बिल नहीं देंगे, वो कहेंगे आपसे बिना GST के बिल ले लीजिए। तो लेकिन अब हम लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जो हमारा एक लेबर वर्क फोर्स है, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते, तो हम कहेंगे नहीं आप GST लीजिए हमसे, आप हमें पक्का बिल दीजिए, क्योंकि उसमें गारंटी रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी, जो GST का कलेक्शन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं। और दुकानदार में भी, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार आपने चीज़ें देखी होंगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, GST के ऑफिसर्स जो हैं, वो दुकानों में जाके इन सब चीज़ों की चेकिंग करते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, मेंटेन कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये सख्ती की वजह से भी सब चीज़ें हैं। फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, और इसमें अब फॉल हो रहा है, गिरावट हो रही है। अब ये डेटा कितना क्या सही रहता है, क्या है, यहाँ पे तो बढ़ा ही है 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसके बाद 2024 का इनका अनुमान है कि ये कम होगा। अब इसको देखते हैं क्या है। इन्फ्लेशन तो आपको जैसे पता होगा, प्राइजेस अगर राइज करें सारी चीज़ों के, तो उसको हम इन्फ्लेशन करें, एक रेगुलर बेसिस पर राइज करें। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल, ये दोनों चीज़ें भी ऐड करते हैं। तो इसका मतलब फ्यूल के प्राइजेस आपने देखा कितनी तेज़ी से बढ़े, कहाँ हम 60-60 रुपये दिया करते थे, इस समय 100 के करीब आ गए हैं। तो फ्यूल के प्राइजेस जैसे इसमें भी कैलकुलेट होते हैं, फूड के प्राइजेस इसमें कैलकुलेट होते हैं, उसके बेसिस पे निकाला जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपने देखा ही है यहाँ पे कितना कम था, इसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है इसमें, क्योंकि फ्यूल वगैरह एडेड है, फूड वगैरह एडेड है। फूड का भी आप देख रहे हैं पहले से चीज़ें सब महंगी ही हो गई हैं। तो ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि बढ़ रहा है, बीच में घटा था, फिर इस बार है कि बढ़ा है, अगली बार साल के लिए फिर से इनका प्रोजेक्ट है कि मतलब ये कम होगा। टैक्स रिफॉर्म्स में इस बार जैसे अगर हम बात करें, इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं इन्होंने, जो पिछले साल था वही सारी चीज़ें। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है ये बढ़ चुका है, पिछले लास्ट 10 ईयर से इस बार जो है ट्रिपल कर चुका है। तो अच्छी बात है, लोग टैक्सेस भर रहे हैं। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स जो हैं वो 2.4 टाइम्स बढ़ चुके हैं। लोगों के रिटर्न, मतलब एक तो बहुत ईजी प्रोसेस भी कर दिया है, और लोगों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक कर दिया है, और अच्छे खासे अब स्कीम्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो लोग जो है टैक्सेस भर रहे हैं, और सब कुछ पैन और आधार की वजह से लिंक होता चला जा रहा है, तो उसमें भी चीज़ें पता चलती हैं। तो 2.4 टाइम्स जो है भर रहे हैं।
फास्टर रिफंड, जहां 93 डेज में रिफंड मिलता था, अब हमें वो 10 दिन में जो है रिफंड जो है मिल जाता है। मतलब उनकी प्रोसेसिंग भी, गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई है। 93 डेज से अब वो आ गए हैं 10 दिन में, तो बहुत अच्छा रेशियो है ये। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल टू 1.66 लाख करोड़ इन, ये भी अच्छी बात है। अभी मैंने बात करी थी कि जीएसटी का जो है जो कलेक्शन है वो बढ़ ही गया है, तो ये 1.66 लाख करोड़ जो है वो बढ़ गया मंथली ग्रॉस जीएसटी। इंक्रीज इन टैक्स बॉयंसी ऑफ द स्टेट रेवेन्यूज, स्टेट्स को भी जो रेवेन्यू मिल रहा है टैक्सेस वगैरह से वो भी बढ़ चुका है, 0.72 से 1.22 हो गया है जीएसटी पीरियड के बाद से। तो ये अच्छी बात है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है चीज़ें और क्लियर हो गई हैं, लोग अपने टाइम से टैक्सेस वगैरह सब पे कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या है जीएसटी का? 94% इंडस्ट्री को उनके व्यू के हिसाब से जीएसटी बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, जो इन्होंने सर्वे किया होगा गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से 94% इंडस्ट्री के लिए जो है जीएसटी पॉजिटिव वे में। 80% रिस्पॉन्डेंट फील जीएसटी हैज लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। 80% लोगों को लगता है कि सप्लाई चेन जो में है उसमें ऑप्टिमाइज हुआ है, मतलब उसमें रेगुलेट हो रहा है। तो अच्छी बात है कि अच्छा एक फिगर हमें देखने को मिलता है कि कितने लोगों को जीएसटी से फायदा है और जीएसटी के बारे में सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट सिंस 2019, अच्छी बात है, इंपोर्ट हमें कम करना पड़ रहा है। 47% एट इनलैंड कंटेनर्स, 28% एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, 27% एट सी पोर्ट। तो अगर हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है तो अच्छी बात है ये चीज़, क्योंकि इससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे देश में ही सारी चीज़ें का उत्पादन हो रहा है, वहीं पे ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब कुछ है, उसी में ही हमारी लागत पूरी हो चली आए तो अच्छी चीज़ है वो चीज़, हमें बाहर से नहीं लेना पड़ रहा है, हमारे देश में ही सारी चीज़ें सफिशेंटली, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन हर चीज़ों का बढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का पूरा अच्छा यूज़ किया जा रहा है, तो बाहर से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये भी मैंने आपको बताया, जो स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट जो किया गया था, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको पहले जो है छूट दी गई थी टैक्सेस से 31 मार्च 2024 तक, अब वो बढ़ा के 31 मार्च 2025 कर दी गई है। तो अच्छी बात है, उन लोगों को भी टैक्सेस वगैरह जो है उससे एग्जेम्पशन मिल गई है, अब इतना जल्दी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, मतलब जिन लोगों का डायरेक्ट टैक्स डिमांड वगैरह था 25,000 रुपये तक थी फाइनेंशियल ईयर 2010 में, और फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2015 के बीच में 10,000 रुपये तक की उनको छूट मिल जाएगी। मान लीजिए आपका कोई डिमांड पड़ी हुई थी, आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ था जिसमें था कि हमको जो है 50,000 रुपये पे करने हैं, और अगर 2010 के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 25,000 रुपये की आपको उसमें छूट मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2011 से 15 के बीच में अगर आपकी डिमांड 10,000 तक की है तो वो भी आपकी माफ़ हो जाएगी। इससे कहा जा रहा है 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा। ये हो सकता है इनका पूरा डेटा होगा जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं कि टैक्स पेयर्स को इतने करोड़, 1 करोड़ लोग से भी कितने ज़्यादा करोड़ लोग होंगे जिन्होंने अभी टैक्स की डिमांड उनकी बची हुई है, उन्होंने पूरा अपना टैक्स अभी तक पे नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 2010 से, मान लीजिए, तो काफ़ी लंबा समय है। लेकिन उन लोगों को अब छूट दी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी होगा ना भैया इतनी छूट लो और बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करो, तो वो चीज़ें फाइल क्लोज हो हमारी भी। सेम टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स भी वही 22% तक है, 15% जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, और 7 लाख तक की इनकम के अंदर जितने लोग हैं, ग्रॉस इनकम जिनकी 7 लाख तक है, उनको भी वही वाला रिजीम जो है मिल रहा है और पूरा फायदा मिलेगा उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। दो तरीके के टैक्सेस का आपको रिजीम था, एक पुरानी वाली एक नई वाली। इनकम टैक्स भरते टाइम आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नए वाले में लोगों को ज़्यादा फायदा है क्योंकि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स है 7 लाख तक, तो ये एक अच्छा अमाउंट है। मिडिल क्लास जितना ज़्यादातर है 7 लाख के अंदर बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रुपी आता कहाँ से जो है पूरा परसेंटेज है रेवेन्यू का हमारी सरकार का। इनकम टैक्स से 19%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18%, कस्टम से 4%, नॉन डेप्थ से 1%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7%, और बोरोइंग और लाइबिलिटीज, ये देखिए बोरोइंग और लाइबिलिटीज ये 28%। मतलब 28% जो है हमें अभी भी लोन लेना पड़ता है। ये लोन हम अपने देश से भी ले सकते हैं और ये चीज़ें हम बाहर से भी लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, फिस्कल डेफिसिट,
इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से, इसकी वजह से ही हमें इतना अमाउंट जो है 28% जो है हमें बाहर से लोन लेना पड़ता है। पहले कई बार कई इकोनॉमिस्ट कहते थे कि ठीक है अगर कम पड़ा तो नोट छाप लो, लेकिन इनसे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन आता है, वो चीज़ मना की गई। अब क्या है कि हम जो है बाहर से लोन ले लेंगे, नहीं तो अपनी कंट्री से भी जैसे लोन मिलता है वो लोन ले लेंगे, उसको हम रीपे कर देंगे। ये चीज़ एक हद तक अच्छी भी है क्योंकि हम इसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने ही डेवलपमेंट के लिए, बट फालतू की चीज़ों में ना हो, बस वो चीज़ देखनी होती है। डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, देश का कल्याण हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, सब चीज़ें हैं तो वो बेटर है, वो चीज़ अच्छी है। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा होना चाहिए, इसके लिए FRBM एक्ट भी आया था जो ये सलाह देता है कि हाँ कितने कंट्रोल वे में हमें फिस्कल डेफिसिट रखना चाहिए। मैक्सिमम 4% तक कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, अच्छी बात है। उससे ज़्यादा हो तो वो थोड़ा गड़बड़ वाली सिचुएशन है आपकी। अब रुपया जाता कहाँ कहाँ है, पेंशन्स में, अदर एक्सपेंडिचर में, स्टेट एंड शेयर टैक्स ड्यूटीज में, फाइनेंस कमीशन वगैरह के ट्रांसफर्स वगैरह पे, सेंट्रल सेक्टर की जितनी स्कीम्स जितनी चल रही हैं उन सब में जाता है, डिफेंस वगैरह में, सब्सिडी में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, इंटरेस्ट पेमेंट में। ये देखिए एक 20% जो है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है सिर्फ हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। बोरोइंग्स हमारी 28% ही, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 20%। तो भाई आप पैसा आप लोन में लेंगे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं यार लोन कम से कम रहे, कम से कम, नहीं तो जितना लोन नहीं देता उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह हमें देना पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है, वो सबको ही खलता है। तो हमारे देश का भी 20% जो है इंटरेस्ट के पेमेंट में पैसा चला जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी। अब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में हम कितना कितना पैसा एलोकेट करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में 2.78 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 2.55 करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड में 2.13 करोड़, 2.03 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, रूरल डेवलपमेंट में 1.77, केमिकल मिनिस्ट्री में है 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1.37 और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह में 1.27 करोड़। ये अलग अलग जितनी भी हमारी सेक्टर्स हैं उनमें हम कितना कितना पैसा एलोकेट किया है वो चीज़ है। अब जो मेजर स्कीम्स हैं उनमें हम कितना कितना पैसा देते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा स्कीम थी, इसमें 60,000 से हम आ गए हैं 86,000 करोड़ पे, तो इसमें अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है। और ये स्कीम जो आपने देखा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उससे भी ये स्कीम हमें बहुत मदद किया है उससे निकलने में, क्योंकि क्या है इसमें सबको यही है ना कि सबको जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो गरीबी से बाहर निकल पाएंगे ना, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब पैसा अच्छा मिलेगा तो वो उस गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये स्कीम ने बहुत फ़ायदा दिया है इन द लॉन्ग रन, जिसकी वजह से हम आज इस पोजीशन पे आए कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से काफ़ी बाहर निकल चुके हैं। आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम में 7200 से बढ़ा दिया गया 7500। ये स्कीम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसमें 5 लाख पर ईयर पर पर्सन पर फैमिली दिया जाएगा एज अ मेडिकल बेनिफिट, जो कि ये हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको काम आएगा। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में दिया जाएगा 4,645 से लेके 6,200 करोड़ कर दिया गया है। तो ये प्रोडक्शन वगैरह में जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेगा, जो भी इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाता है फूड, टेक्सटाइल, इन सब टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन वगैरह में, सारी चीज़ों में, उनमें। अरे अब ये देखिए मोबाइल फोन्स के लिए सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 3,000 से 6,903 करोड़, एकदम ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। तो अगर ये सेमीकंडक्टर्स और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने लगा है, तो बाहर जितनी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था ना, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का सब, क्योंकि मेन एलिमेंट क्या है सेमीकंडक्टर्स, और यही सारी चीज़ें हम जापान वगैरह इन सब लोगों से बाहर से लेते हैं। अगर यही हमारे देश में होने लग जाएगा तो हमें बाहर से सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कंपनीज भाग के आएंगी इंडिया कि भैया अब हमें यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला हब सेट करना है। जैसे एप्पल वगैरह और ये सब चीज़ें यहाँ पे सेटअप करें ना, धीरे धीरे और भी कंपनीज यहीं आएंगी कि हमें यहीं सेट करनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि इसमें इतना अच्छा अगर हमने स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें टेक्नोलॉजी कितनी एक्सपैंड होगी, सेमीकंडक्टर्स यहीं बनने लग जाएंगे, प्रोडक्शन होगा, और मोबाइल के रेट्स भी हो सकता है आपको कम मिले। और बात करते हैं सोलर ग्रिड में, तो इस बार
सोलर ग्रिड के लिए तो सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है, 4,970 से इसको बढ़ा के कर दिया 8,500 करोड़। तो सोलर रूफटॉप वाला पैनल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, सोलर ग्रिड वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस बार बोला जा रहा है। और हमें ये यूज़ भी करना चाहिए क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी अवेलेबल है, और ये हमारे बहुत काम आएगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो अगर ये स्कीम्स में ये स्कीम अगर प्रॉपर पूरी लॉन्च होती है तो हो सकता है इसमें हमें पूरे काफ़ी हद तक सब्सिडीज़ वगैरह मिलेंगी लगाने के लिए सब चीज़ें, और हो सकता है लोनिंग वगैरह फैसिलिटीज़ भी बहुत आसानी से मिल जाए, तो लोग इसको अच्छे से लगा सकेंगे। जैसे पहले LED बल्ब्स वगैरह के लिए सस्ते में दिए जा रहे थे ताकि हम LED वाले पे आएँ, उससे क्या हो रहा था, हमारे एफिशिएंट एनर्जी के थ्रू आ रहे थे तो हमारे बिल जो है वो रिड्यूस हो रहा था। इससे भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले पे चीज़ों पर लोड कम पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है लोड कम पड़ेगा हमारा, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मतलब जो अब कार्स वगैरह में जैसे यूज़ होगा, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हम लोग इस चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, बसेस वगैरह ये सब चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब इसको और बढ़ावा देना है, इसके लिए इन्होंने ऑलमोस्ट डबल जो है ये भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ा दिया, 297 से इन्होंने 600 करोड़ जो है इसमें देंगे। अब रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो ये भी देखिए बढ़ रहे हैं हमारे 23.8 से जो है इस बार के लिए है 27 पे है, और अगली बार के लिए एस्टिमेटेड है कि 30 पे आ जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स भी हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स अगर हम देखें तो ये हमारी कम हो रही है। कैपिटल रिसिप्ट्स बोला जाए तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जैसे हम लोगों की चीज़ों पे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कई चीज़ों को, जैसे हमें हमने अपना एसेट जो है वो एलोकेट किया कहीं और पे, तो उससे जो हमें पैसा मिलता है तो वो चीज़ें जो है कम हो रही, जैसे इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं एट टाइम्स कि हम ये चीज़ यहाँ पे एलोकेट करना चाहते हैं या ये जो है दूसरी कंपनी ले ले और वो करे। जैसे एयर इंडिया की बहुत अच्छी डील मिल गई थी जो वो जो है ले लिया गया, लेकिन हर चीज़ हर सेक्टर में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस बार ये थोड़ा सा कम हुआ है पहले से, लेकिन हो सकता है आगे चल के इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो और कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी बढ़ जाए। अब बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो भाई बढ़ ही गया है। तो ठीक है, वो टाइम के साथ जो है जैसे महंगाइयाँ इतनी बढ़ रही हैं हर चीज़ की वजह से, तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अच्छी चीज़ है अगर ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 15 पे वो करा जा रहा है, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव वे में अगर हम देखें अगर वो अच्छे से बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो सब कुछ हो, तो हम एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें एक अच्छी जगह पे हमने जो है बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, रेलवेज और इन सब चीज़ों पे हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे इन सब चीज़ों पे अच्छा पैसा एक्सपेंड करें, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही एक अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें बात हुई थी। अब हमारे और भी आपने देखा होगा मॉक टेस्ट वगैरह आने वाला है 5 से 7 फरवरी के बीच में 6 बजे से हम लोगों का RO के लिए मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आप उस मॉक टेस्ट में आइए और उसके पहले से पूरी तैयारी करिए और एग्ज़ाम को अपने आप को परखिए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, तो वो सब चीज़ें भी आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बजट से रिलेटेड और भी चीज़ें जो जो अपडेट होती चली जाएंगी स्कीम से, वो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।